आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखने वाले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि कतर में डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट जो बातचीत हुई है, और सबसे अहम बात यह है कि अब यह तय हुआ है कि बातचीत को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो ये ऐसे वक्त में ये सब हो रहा है कि जब ईरान में आयतुल्ला सईद अली खामनाई साहब की आखिरी रसूमात की तैयारियां चल रही हैं, और वो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक में करबला, नजफ और सामर्रा, इन शहरों में भी उनके जनाजे को ले जाया जाएगा। बहरहाल पूरी दुनिया की नजर ईरान पर मरकूज है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन सवाल ये है जिस पे हम लोग और बातचीत करेंगे कि इजराइल का क्या होगा, इजराइल को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि लगातार जो है वो हमले कहीं ना कहीं जारी है। और अब टर्की से भी दो दो हाथ की बात हो रही है, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। तो बहुत तरह की चीजें हैं। अब मैं इन्हीं तमाम चीजों पे बात करूंगा। कैप्टन साहब, सबसे पहले ये कि कतर दोहा में जो बातचीत हुई है कल, जो मुलाकात हुई है, मुलाकात तुम नहीं कहेंगे वैसे, उसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन भी था, उसमें कतरी डेलीगेशन था और अमेरिका का डेलीगेशन था। ईरान जो है इनडायरेक्ट जो है वो मुलाकात की है कैप्टन साहब, और उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो ये कि हमारे जो पैसे हैं जो सब रिलीज करो, और दूसरा ये कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उस पे हमारा कंट्रोल रहेगा जी। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी सबसे पहली बात तो ये है कि बातचीत में आमने-सामने भले ही दोनों डेलीगेशन नहीं थे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन रही है, चाहे थर्ड पार्टी मीडिएटर्स पाकिस्तान से हों या कतार से हों। आज 2 जुलाई है, 6 जुलाई को आयतुल्लाह अली खमेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो ये उम्मीद करते हैं और शायद इज़राइल और अमेरिका ने कम से कम इशारा दे दिया है कि 6 जुलाई और उसके बाद जब तक कि सारे दुनिया भर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और किंग्स वापस नहीं चले जाते, यानी 7-8 जुलाई तक वहाँ पर कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी। तो बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ तक बातचीत को आगे बढ़ाने की बात है, अ, ये बहुत क्लियर है कि अमेरिका शायद जुलाई और अगस्त का महीने का टाइम फ्रेम आगे देख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 60 दिन, और अब डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से बयान ऐसा भी आया है कि ठीक है, ईरान जो है अपने कच्चे तेल और गैस का जो एक्सपोर्ट है वो अगस्त तक कर सकता है। तो उसका मतलब है कि बातचीत इसी तरह की छोटे-छोटे दौर में चलती रहेगी और शायद जो हम कच्चा खाका इस समझौते का देखेंगे अगस्त का दूसरा हफ्ता हो जाएगा। जी, डॉक्टर रिज़वी? नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, और मुझे लग रहा है कि इसमें जो है इस्तेहकाम आएगा और इसमें पुख्तगी रहेगी, क्योंकि अमेरिका के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं कहने के लिए। तो बयान तो सब देते हैं और बयान देना भी चाहिए अमेरिका को, क्योंकि सुपर पावर है। बयान नहीं देगा तो क्या होगा, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका जो है बातचीत करेगा। लेकिन कैप्टन साहब, इसराइल का जहां तक ताल्लुक है, जिस तरह से इजराइल और उनके वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बयानात आ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अमेरिका और इजराइल में बहुत अच्छे मरासिम बचे नहीं है फिलहाल। जी हाँ, डॉक्टर रिज़वी हो ये रहा है कि समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इज़राइल जो है उस बिगड़ैल बच्चे की तरह से है, जो कि जानता है कि उसकी माँ यानी अमेरिका अ, बिगड़ैल बच्चे को पता होता है कि मैं कितनी भी परेशानियाँ पैदा करूँ, लेकिन मेरा माँ जो है मेरा ख़्याल रखेगी हमेशा। अब हो ये रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मालूम है कि अ, उन्हें एक तो दुनिया को दिखाना है। दुनिया को क्या दिखाना है कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं, अडिग हैं और ईरान पर दबाव बनाए हुए हैं। ऐसा करके वो अंतर्राष्ट्रीय छवि देना चाहते हैं कि इज़राइल जो है अभी भी बहुत मजबूत देश है और ईरान जैसे देशों को दबा के रख सकता है। दूसरी बात है उनकी कुछ इंटरनल डोमेस्टिक मजबूरी भी है। अक्टूबर के महीने में वहाँ इलेक्शन है। लिकुद पार्टी उनकी जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में है। तो उन्होंने दूसरी
एक्सट्रीम राइट विंग जियो ग्रुप्स के साथ मिलकर ये सरकार बनाई हुई है नेसेट में। तो उनको बीच-बीच में ऐसा एक इमेज प्रोजेक्शन करना पड़ता है कि इज़राइल के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, इज़राइल के दुश्मनों को मिट्टी में मिला के रहेंगे, क्योंकि ऐसा कहने पर ही उनको वोट मिल रहे हैं। तीसरी बात ये है कि उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, उनके ऊपर कोई 4 या 5 कोर्ट केस चल रहे हैं करप्शन के, और इज़राइल में तो उनके खिलाफ शिन बेत के और मोसाद के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने केस कर दिया है। यही कह के कि हम तो लगातार बता रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू को कि हमला होने वाला है। ये 7 अक्टूबर 2023 की बात है कि हम तो बेंजामिन नेतन्याहू को बार-बार कह रहे थे कि हमला होने वाला है और नेतन्याहू ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे कोर्ट केस से उनकी मिसेस नेतन्याहू पर भी कोर्ट केस चल रहे हैं। तो वो इन कोर्ट केस से बचने के लिए चाहते हैं कि तनाव का माहौल बना रहे। वो चाहते हैं कि तनाव इतना ज़्यादा रहे, हिज़्बुल्लाह पर यहाँ हमला कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, कि फाइनली ईरान नाराज़ होकर बातचीत करना बंद कर दे। ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है और उन्हें लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी बरतरी रहे और हम इज़राइली अवाम में, क्योंकि कल अपोज़िशन ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल ये ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ये हौवा खड़ा कर रहा है इज़राइल, जबकि ईरान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ईरान ने कई बार ये बात कही है। लेकिन ईरान का डर पैदा करके इज़राइल के लोगों को जो है वो कैश किया जा रहा है। एक तरीके से अपने वोट बैंक को ये मजबूत करने की कोशिश है खौफ, ये अपोजिशन कहना है। तो बहरहाल चुनाव तो बड़ा सख्त हो रहा है और ये 90 93 बार, मेरे ख्याल से कैप्टन साहब दुनिया के पहले पीएम होंगे जिन्हें इतनी बार अदालत को फेस करना पड़ा होगा। मैंने सुना नहीं है। तो बहरहाल ये सूरत-ए-हाल है। एक चीज़ और कैप्टन साहब, जो ईरान की मिलिट्री ने कही है, फ़ौज की तरफ से बयान आया है कि होर्मुज़ जो है वो अमेरिका का खेल का मैदान नहीं है कि जब वो आएँ और खेलें और चले जाएँ। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर ने खबरदार किया है कि तमाम तजारती जहाज़ आबनाए होर्मुज़ से महफूज़ गुज़रने के लिए ईरान के नामज़द करदा समुद्री रास्ते पर जाने की पाबंद है। यानी ऐसा नहीं जो हम कहेंगे वही होगा वहां पे स्टेट ऑफ होर्मुज़ में। ये कोई खेल का मैदान नहीं है कि आप आए और निकल गए, खेले और चले गए और मार दिया चले गए। अब ये चलेगा नहीं। कैप्टन साहब कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी बात कही है ईरान। जी हाँ, इसमें काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि ईरान की ईमानदारी भी नज़र आ रही है कि वो जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में करना चाहता है, सही हो या गलत हो वो अलग बात है। लेकिन ईरान की ईमानदारी नज़र आ रही है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में करना चाहते हैं, वो बता के कर रहे हैं। अब देखिए जहाज़ तो निकल के आ रहे हैं। एक पिछले हफ्ते 40 या 47 जहाज़ निकल कर बाहर आए। इस हफ्ते थोड़ा कम हो गया है, कोई 20 या 27 जहाज़ निकल कर बाहर आए हैं। तो ईरान पर्शियन गल्फ से जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का चक्कर लगाकर अरब सागर में आने की परमिशन दे रहा है। लेकिन छोटी-सी दरख्वास्त है ईरान की कि जो ईरान ने एक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनाई है, ये जहाज़ के जो कैप्टन हैं, यानी उनकी जो कंपनी है शिप की, वो बताए जहाज़ का नाम क्या है, किस देश में रजिस्टर्ड है, किस देश का झंडा उड़ाया जा रहा है, क्या लेके जा रहा है सामान, और पोर्ट ऑफ ओरिजिन कौन है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन कौन है, उसके बाद वो वहाँ से जाए। ईरान क्या कर रहा है, ये सब जानकारियाँ जब मिलती हैं तो ईरान उनको एक कंट्रोल नंबर दे देता है। अब होता क्या है कि जब भी कोई शिप गुजर रहा होता है तो आईआरजीसी की जो नेवी का हिस्सा है वो पूछती है कि कंट्रोल नंबर बताओ। तो जो जहाज कंट्रोल नंबर बता देता है उसको जाने देते हैं। जो जहाज कंट्रोल नंबर नहीं बता पाता तो ईरान की नेवी उनको चैलेंज करती है, बोलती है वापस जाओ। तो लेकिन बीच-बीच में ये अमेरिका की शह में आकर जैसे सिंगापुर का एक शिप था वो झांसे में आ गया अमेरिका के। अमेरिका अभी मैं 5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले एक पनामा का जहाज़ था, वो भी अमेरिका की नेवी के प्रोटेक्शन में ज़्यादा यकीन हो गया उसको। और अमेरिका की नेवी ने कहा, "हाँ, चलो, चलो हम तुम्हें निकाल देंगे।" ओमान की खाड़ी ओमान का जो तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया ऑफ ओमान,
वहां से चिपक चिपक के रात के अंधेरे में निकल लेंगे, अपना ट्रांसपॉन्डर बंद रखना। अब सब शिप में एक ट्रांसपॉन्डर होता है ताकि आसपास के जो रेडार हैं उसमें वो नजर आ जाए। तो ईरान ने कंट्रोल नंबर जब देता है ईरान, उसमें शर्त है कि आप अपना ट्रांसपॉन्डर बंद नहीं कर सकते। जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरेगा उसे कंट्रोल नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन रखिए, तो उनको जाने दे रहा है। अब कोई जहाज रात के अंधेरे में अमेरिकन नेवी के या ब्रिटिश नेवी के छत्रछाया में ओमान के जो कोस्टल एरिया से चिपक चिपक कर रात के अंधेरे में तो ट्रांसपॉन्डर बंद करके निकलेगा, तो ईरान जवाबी कार्रवाई में छोटा सा एक रॉकेट दाग देता है। छोटा सा रॉकेट, जैसे हम देखते हैं ना, हम लोग ये दिवाली में हम चांदनी चौक से 150 रुपए का एक रॉकेट खरीद के ले आते हैं। पटाखा होता है बड़ा वाला। इससे जो शिप है छुप छुप के जो जा रही है उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही उसके क्रू को कुछ होता है, लेकिन खबर चली जाती है, मैसेज चला जाता है कि ईरान से छुप छुप के तुम जा नहीं सकते। तो दुनिया के सारे देश, मैं आपको बताऊं डॉक्टर रिजवी, अभी मेरे ही मित्र हैं, वो अलग अलग शिपिंग कंपनी में शिप्स के कैप्टन हैं। वो कह रहे हैं दुनिया भर के देश, दुनिया भर के जितनी शिपिंग कंपनीज हैं, वो वहां पर जो भी टैक्स है, जो भी नाम है, सुविधा शुल्क, एनवायरमेंटल शुल्क, फैसिलिटेशन, वो दे रहे हैं, वहां पर देना चाहते हैं। क्योंकि जब एक टैंकर आपका फंसा हुआ है वहां पर, एक शिपिंग कंपनी का टैंकर की कीमत 1,000 करोड़ है। जब आपका एक टैंकर वहां फंसा हुआ है जिससे एक दिन की कमाई $1 मिलियन होती है, अगर वो चलता रहे तो फिर वहां पर ये शुल्क देना बहुत छोटी सी बात है। अभी देखिए, पहले कच्चे तेल की कीमत $65 थी, बाद में $115 हो गई, और अभी घट के $70 हो गई है। तो एक छलांग मारी थी कच्चे तेल की कीमत ने, $60, $50 प्रति बैरल। तो ईरान जो सुविधा शुल्क मांग रहा है, वो कितना मांग रहा है? $1 मिलियन मांग रहा है। एक जहाज में 1 मिलियन बैरल आ जाते हैं, एक जहाज, बड़े जहाज में 2 मिलियन बैरल आ जाते हैं। नहीं, 50 सेंट्स मांग रहा है, एक बैरल पर 50 सेंट। जबकि दुनिया के देशों ने अमेरिका और इजराइल की बमबारी की वजह से एक बैरल पे $40 ज्यादा दिए हैं। तो वहां पे ये तेल कंपनियां, टैंकर्स के जो मालिक हैं, वो तो हंसते हंसते राजी खुशी वो आधा डॉलर या $1 देने के लिए तैयार हैं। जी डॉक्टर रिजवी। ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये लेकिन चूंकि अमेरिका या इजराइल को लग रहा है कि ये अगर होता है तो ये तो हमारी नाक का सवाल है ना, नाक का सवाल, ये मसला है। एक चीज और कैप्टन साहब, बस आखिरी बातचीत, और वो ये कि अल जजीरा में खबर आई है कि एक्सपर्ट हैं जो प्रोफेसर है ईरान के, उन्होंने इस बातचीत को बहुत इत्मीनान बख्श नहीं बताया है। कहा ठीक है बातचीत है, लेकिन ये असल इलाज नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अल जजीरा को बताया कि मेरे ख्याल में ईरान में लोग इस बात पर ज्यादा इंतजार करते हैं, यानी डिपेंडेंसी है, करते हैं कि जो कुछ बयान किया गया है उसके बजाय असल में क्या होता है। मिसाल तौर पर ईरानी असासे जो मुंजमद किए जाने वाले थे, चाहे ऐसा हो या ना हो, और अमली तौर पर अबनाए हुर्मुस में क्या होने वाला। मतलब उनका कहना ये है कि भाई जो बयानबाजी से कुछ नहीं, अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ईरान अमेरिका पे कितना, जब तक ये न हो जाए, एमयू का मतलब ही यही था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और वही ये ईरान यही चाहता था भाई कुछ तो दिखाइए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये रिलीज करेंगे? वैसे अब ये खबर आ रही कि काफी पैसे जो है, कई मिलियन रिलीज हो चुके हैं। हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए, बातचीत करने का एक फायदा तो ये है कि उससे कल बमबारी नहीं होगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात है कि फ्रोजन एसेट्स बहुत बड़ी बात है। अमेरिका ने खुद मान लिया है कि $24 बिलियन का तो अमेरिका ने ही फ्रोजन एसेट्स रखा हुआ है, ईरानियन पैसा। अब यूएई, अबू धाबी, कतार, ये सब देशों ने किसी कहीं $6 बिलियन, कहीं पे $12 बिलियन अमेरिकन, इन देशों में जो अमेरिकन बैंक है उन्होंने ईरान का फंसाया हुआ है। मैं आपको जानकारी दे दूं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में अमेरिकन बैंक्स जो हैं उन्होंने ईरान का पैसा फंसाया हुआ है। भारत में भी एक बहुत आश्चर्यजनक खबर है, भारत में जो अमेरिकन बैंक्स हैं इनके पास भी ईरान का $7 बिलियन फंसा हुआ है।
यानी टोटल हम ऐड करें तो $120 बिलियन ईरान का अलग-अलग देशों में फँसा हुआ है। ये तो बिना सूद की बात कर रहा हूँ। ये तो 40 साल पुराने, 30 साल पुराने मूलधन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस पे छोटा-सा भी सूद लगा दो 2% या 3% का, तो ये तो पता नहीं $120 बिलियन नहीं, $500 बिलियन या $1000 बिलियन ईरान का फँसा हुआ है। अब सुना है कि वो चलो 12 बिलियन नहीं तो 6 बिलियन, अभी सुना है कि यूएई $3 बिलियन रिलीज़ करेगा। लेकिन शर्तें हैं, शर्तों पर बात हो रही हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है ईरान को जो पैसे देगा, कोई भी कंट्री दे, वो सीधा ईरान के सेंट्रल बैंक में ना जाए, रिज़र्व बैंक ऑफ ईरान में सीधा वो पैसा ना जाए। अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, ईरान अपने यहाँ काम करवाए, जो सड़कें टूट गई हैं उनको ठीक करवाएँ, जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तबाह हो गए थे उनको बनवाए, और जब बनवाएगा तो जो कंपनी है, जो स्कूल को बनाएगी या अस्पताल को बनाएगी, उस कंपनी को डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। क्योंकि एक तबका इज़राइल में भी है, अमेरिका में भी है, जो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ईरान को ये पैसे दे दिए और ईरान फिर इन्हीं पैसों से आईआरजीसी को और ज़्यादा मजबूत बनाए। तो छोटे जो माइनर डिटेल्स हैं वो चल रहे हैं। जी। बिल्कुल सही है। और ये देखिए कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा कैप्टन साहब कि एतमाद तो बहरहाल करना ही पड़ेगा और बातचीत को आगे जारी रखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो है वो बहुत एहतियात बरतें और ईरान एहतियात बरत रहा है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा और बातचीत आगे बढ़ेगी। और जैसा कि जेडी वेंस और तमाम लोगों ने कहा था कि भई जंग कब तक चलती रहेगी और ये मसले का हल नहीं। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े थे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। जो भी अपडेट होगी इस पे बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद।